इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम जानना जरूरी है में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है दुर्ग जिले के पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवरस जी का। राजीव सर, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राजीव जी, पशुधन विकास विभाग क्या है और क्या कार्य करता है? देखिए, पशुधन विकास विभाग का जो मुख्य काम है वो तो ये है कि जो बीमार पशु हैं उनका इलाज करना है जी। और जो संक्रामक बीमारियां होती है जो वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, उनके रोकथाम के लिए टीकाकरण करना है जी। जैसे गलघोटू है, एक टंगिया है, एफएमडी यानी खुरा चपका है। इस प्रकार की जो बीमारियां, घातक बीमारियां हैं, उसके रोकथाम के लिए टीकाकरण करते हैं और जो बीमार पशु है उसका उपचार करते हैं जी। और क्या क्या योजनाएं हैं आपके विभाग द्वारा जो एक आम जनमानस तक आप पहुंचा सकते हैं? क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो मुख्य काम वो बताया मैंने, इसके साथ ही साथ हमारे विभाग के द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जाता है जी। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पशुधन है, गाय भैंस जो है, उनका नस्ल थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का है जी। इनमें दूध उत्पादन क्षमता उनकी कम रहती है जी। तो इसका सुधार के लिए हमारे विभाग के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है जी। और साथ ही साथ नस्ल सुधार के लिए हम लोग गाँव में उन्नत नस्ल के सांड भी उनको प्रदान करते हैं जी। तो कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक गर्भाधान दोनों के माध्यम से हमारे विभाग के द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी। जैसा आपने बताया कि चिकित्सा एक मुख्य कार्य है इस विभाग का, जैसे संक्रामक हुई बीमारियां, जैसा आपने बताया, उल्लेख किया, तो जो अभी लंपी वायरस चल रहा है जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या है लंपी वायरस और कैसे इसके लिए आपका विभाग काम कर रहा है? जी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पूरे मतलब देश में कई राज्यों में ये बीमारी फैली थी जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह ये बीमारी आई थी, हमारे जिले में भी कुछ जगह ये हुआ था जी। तो ये मुख्यतः विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु से यानी वायरस से फैलती है ये। तो ये बीमारी दूसरे राज्य से आई थी, जैसे दूसरे राज्य से जो पशुधन यहाँ बिकने के लिए आते हैं जी। तो उनके माध्यम से ये यहाँ पर फैली है बीमारी वो जी। तो उसके रोकथाम के लिए हमारे विभाग के द्वारा टीकाकरण किया जाता है जी। और हमारे विभाग के द्वारा भी लगभग 2 लाख से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है जी। और जो बीमार पशुधन है उनका सबका इलाज कर दिया है और आज की स्थिति में ये बीमारी हमारे जिले में या हमारे राज्य में नहीं है जी। क्या ये बीमारी केवल मवेशियों को ही होती है, गाय हो गए या भैंस हो गए, इन्हीं को होती है, या जी हाँ, ये बीमारी सिर्फ उन्हीं को, बकरी वगैरह गाय भैंस को इससे होती संक्रमित है। होते हैं? बकरी में इसके आसपास की बीमारी होती है, उसको गोट पॉक्स बोलते हैं। ओके। वो भी लगभग ऐसी होती है। तो ये उसका म्यूटेटेड वर्जन है लंपी वायरस? ऐसा हाँ, उसे कम्यूटेड है उसे। उसमें वैक्सीन भी हम लोग गोट पॉक्स के लगाते हैं, जो गाय में हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं जी, गोट पॉक्स का ही वैक्सीन उसमें लगाते हैं जी। और इस विभाग के द्वारा कैसे हितग्राही लाभ उठा सकते हैं? क्या क्या योजनाएं हैं, चूंकि कि इस विभाग के द्वारा जो हितग्राही कैसे इससे जुड़ सकते हैं और कैसे इस विभाग से फायदा उठा सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये कि हमारे विभाग के द्वारा टेक्निकल वर्क के साथ जी, जो पशुपालक है उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जाती है। तो इसी एक योजना है बैकयार्ड कुक्कुट योजना जी। इसमें क्या होता है कि जो हितग्राही होते हैं उनको 45 चूजे हम लोग लगभग 1 महीने के चूजे देते हैं जी। और साथ में कुछ दिनों के लिए उनका दाना भी देते हैं जी। तो इसको उनको बड़ा करके उसमें उनकी अतिरिक्त आमदनी पैदा कर सकते हैं कुक्कुट पोल्ट्री फार्मिंग? हाँ, पोल्ट्री फार्म। हाँ। तो इसके लिए आप लोग दाना वगैरह अन्न प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, और सब्सिडी भी मिलती है इसके लिए सरकार द्वारा? जी जी। तो इसके लिए जमीन वगैरह खुद की होनी चाहिए या कैसा क्या होना चाहिए? नहीं, इसके लिए जमीन की वो बाउंडेशन नहीं है जी। ये तो मेनली मतलब गरीब लोगों के लिए है ये। तो इसमें जो SC ST वर्ग के जो हमारे हितग्राही भाई बहन हैं उनको हम लोग 90% अनुदान दिया जाता है, मतलब उसको सिर्फ 10% देना है उनको। मतलब 3000 का यूनिट कॉस्ट है इसका जी, तो उनको सिर्फ 300 रुपये देने पड़ते हैं जी। और जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 75% अनुदान मिलता है। कुक्कुट पालन के अलावा और क्या क्या पालन का है आपके विभाग में? कुक्कुट पालन के अलावा हमारे यहाँ गौ पालन के लिए भी ऋण दिया जाता है, उसको राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना बोलते हैं जी।
इस योजना के अंतर्गत हम लोग 2 गाय या 2 भैंस पशुपालक को देते हैं जी। इसकी जो इकाई लागत है 1,40,000 रुपये है जी। उसमें 50% अनुदान हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है जी। और जो SC/ST वर्ग के हितग्राही है उनको 66% अनुदान दिया जाता है। ये इसमें शायद बकरी पालन भी आता है। बकरी पालन की योजना भी है, लेकिन हमारे मुख्य योजना जो है, जो पशुपालक बकरी पालन करते हैं जी। उनके नस्ल सुधार करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा बकरा दिया जाता है अनुदान पे। ओके। और सेम ऐसी जो गौवंश हो गए उनके भी नस्ल सुधार के लिए फिर जैसे दिया जाता होगा। जी हाँ, नस्ल सुधार के लिए जैसे मैं आपको पहले बताया था कि कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है जी। और साथ ही साथ हमारे विभाग के द्वारा ग्राम पंचायतों में निःशुल्क सांड वितरण किया जाता है। जो अच्छे नस्ल के सांड होते हैं वो निःशुल्क हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, चूंकि मवेशियों के उत्पादन में काफी कमी देखी जा रही है और जो डेयरी वाले रहते हैं वो तरह तरह के इंजेक्शन और दूध में मिलावट की भी शिकायतें बहुत आती है, यूरिया हो गया या कुछ मिला दिए, जिससे जो आम जनमानस है जो कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो उनको बीमारियां होती है, तबीयत में काफ़ी तबीयत खराब होने की शिकायतें काफ़ी मिली है। तो उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है पशुओं का, इसके लिए क्या विभाग क्या कर रहा है? जैसे आपने चूंकि बताया कि क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह से इसका हो रहा है, और क्या इसके लिए किया जा रहा है आपके विभाग द्वारा? हमारे विभाग के द्वारा इसके साथ ही साथ जो एक्चुअल में इसका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख इसका स्रोत होता है हरा चारा। ओके। तो हमारे विभाग के द्वारा कुछ हरे चारे का बीज प्रदाय किया जाता है जी। जैसे बरसीम है, ज्वार है, तो इसको हम पशुपालकों को देते हैं, फिर वो अपने खेत में लगाते हैं। उससे जो हरा चारा उत्पन्न होता है जी, उस चारे को यदि पशुधन खिलाएंगे तो इससे दूध उत्पादन बढ़ता है। जी। और जैसे मान लीजिए कोई यदि नया पशुपालक है जो पशु पालना शुरू किया है, मवेशियों को पाल रहा है, तो कम खर्चे में वो अपने पशुओं को कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता है, उसके बारे में ज़रा आप बताइए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो हम लोग गाय भैंस पालते हैं तो उनका मेन जो हमको देते हैं अपन धान का पैरा जी। तो धान के पैरे में जो पोषक तत्व हैं बहुत कम होते हैं जी। और साथ ही साथ उसमें एक ऑक्जेलेट नाम का एक तत्व होता है जो उसके शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है जी। तो हम हमारे विभाग के द्वारा गांव-गांव में जाकर पशुपालकों को पैरा का यूरिया से उपचार का परीक्षण दिया जाता है जी। इनका जब यूरिया से उपचार किया जाता है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही ये अच्छा स्वादिष्ट भी हो जाता है, और जो ऑक्जेलेट जो होता है, जो हानिकारक तत्व होता है, वो उसमें से हट जाता है ये। और जैसे आप देखते होंगे कि आवारा पशु सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं आजकल, तो उसके लिए आपका विभाग कुछ करता है? क्योंकि आपका विभाग चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, मगर आवारा पशुओं को आप देखते होंगे कि आए दिन ये समस्या खासकर बारिश के सीजन में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपका विभाग क्या करता है? आवारा पशुओं के लिए तो हमारे विभाग के द्वारा वैसे डायरेक्ट योजना नहीं है जी। ये काम मुख्यतः नगर निगम का और ग्राम पंचायत का है। तो गांव में जो है पंचायत वाले उसको कांजी हाउस में रखते हैं जी, और शहरों में जो नगर पालिका वाले होते हैं वो भी अपने अपना अलग अलग शेल्टर हाउस बना के रखते हैं जी। कांजी हाउस में उसको रखा जाता है, और वहाँ पर यदि कोई बीमार होता है पशु तो उसका उपचार हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। कई बार आम जनमानस चाहता है कि वो एक पशु की या जानवर की मदद करे, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, या वो देखता है कि जानवर रोड में पड़ा है, तो ऐसे वक्त एक आम जनमानस को क्या करना चाहिए, या आपसे कैसी सहायता ले सकता है आपके विभाग द्वारा? इसमें देखो हमारे विभाग के द्वारा एक मोबाइल यूनिट चलाई जाती है जी, मोबाइल इकाई है। तो इसमें यदि हमको कहीं से सूचना मिलती है कि इस जगह पे पशुधन का एक्सीडेंट हो गया है या पशु बीमार है, तो हमारे जैसे हमको खबर मिलती है तो हमारे विभाग की जो एक टीम बनी हुई है वो टीम तुरंत वहाँ जाके स्पॉट पे जाके उसका उपचार करते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options.
Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials, such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids' corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है जानना जरूरी है में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव देवरस जी। डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, गवर्नमेंट पशु चिकित्सालय, वहाँ पे क्या क्या एक आम जनमानस यदि अपने पशु को ले जाता है तो क्या क्या उसके राइट्स है, क्या क्या, और इलाज में कैसे क्या है, इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं रहती है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे जिले में हमारे पशुधन विकास विभाग के कुल 16 पशु चिकित्सालय संचालित हैं जी। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है पशु औषधालय होते हैं जी, तो लगभग हमारे 26 पशु औषधालय गांव-गांव में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप कोई भी जानवर बीमार है जी, तो आप उनको वहाँ पर अस्पताल में लेके जाएंगे तो उसका 5 रुपये की पर्ची, शहर में जो है 5 रुपये पर्ची कटती है, जो कि पशु कल्याण समिति की रहती है, उसमें वो शुल्क जाता है, सरकार के पास जाता है पैसा वो। और जो भी दवाइयाँ उपलब्ध होती है, जो बीमार होता है बीमारी के अनुसार जो भी दवाइयाँ उपलब्ध होती है उनको निःशुल्क दिया जाता है वो जी। और उसके अलावा पशु कल्याण समिति में कुछ हर एक चीज़ों का अलग अलग फीस बनी हुई है। तो कुछ सर्टिफिकेट चाहिए हो, कुछ जैसे आपको एनिमल्स को कहीं दूसरे ज़िले में लेके जाना हो जी, या ट्रेन में लेके जाना हो, करवाना हो जी, तो उसके लिए भी वो लोग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगते हैं वो। तो उस प्रकार प्रमाण पत्र के लिए उसके लिए निर्धारित शुल्क बना हुआ है, वो सबका अलग अलग शुल्क है इसका। मान लीजिए मैं चूंकि दुर्ग जिले की बात करूं, मान लीजिए मैं भिलाई में रहता हूं और मुझे दुर्ग स्वास्थ्य जो पशु चिकित्सक केंद्र है वहां से मुझे चाहिए होगा सर्टिफिकेट, तो क्या जिस जिले में मैं हूं, जिस शहर में मैं हूं, वहीं से लेना पड़ता है कि कहीं जिले में कहीं से भी ले सकते हैं ये सर्टिफिकेट? नहीं, सामान्यतः तो आप जहाँ के हो वहीं से लेना चाहिए, लेकिन जिला चिकित्सालय जो हमारा बना हुआ है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जिला चिकित्सालय जो है पूरे जिले के लिए है वो, तो आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं वो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट क्लिनिक, इसके लिए क्या, क्यों ऐसी लोगों की धारणा है कि मैं प्राइवेट क्लिनिक में जाऊं, गवर्नमेंट में इलाज अच्छा नहीं होता? ये जो धारणा है, जो मिथ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्यों ऐसा होता है कि एक प्राइवेट क्लिनिक में जो अपने पशु को, पेट को ले जाना पसंद करते हैं, ना कि गवर्नमेंट में? नहीं, ये तो एक मिथ है, जैसा आपने कहा मिथ ही है ये जी। एक्चुअली में क्या होगा, आजकल के हमारे इंसानों की मानसिकता ये है कि जहाँ पर पैसा अधिक लिया जाता है जी, या जहाँ पर पैसा लगता है, फीस लगती है जी, वहाँ काम अच्छा होता है, ऐसी हर इंसान की ऐसे मानसिकता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। वही डॉक्टर लोग जो है शासकीय चिकित्सालय में रहते हैं, वही प्राइवेट भी कर, मतलब जैसे उसी टाइप के डॉक्टर रहते हैं वो भी जी।
और जो भी दवाइयाँ अच्छे से अच्छी दवाई दी जाती है आजकल हमारे विभाग के द्वारा, जो भी अच्छी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ हैं वही दवाइयाँ उपलब्ध रहती है और उपचार भी उनका उसी स्टैंडर्ड से किया जाता है जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट में जैसे आपने बताया कि आपके केंद्र भी है और औषधालय भी है, तो औषधालय किस चीज़ में काम करते हैं बेसिकली? क्या वो एक मेडिकल स्टोर जैसे रहते हैं या? नहीं, पशु औषधालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जी। अब जैसे हमारे जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे विकास खंड स्तर पे जो होते हैं जी। और जिला स्तर पे वो पशु चिकित्सालय रहते हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि पशु चिकित्सालय पूरा एरिया कवर नहीं कर सकता है जी। तो वहाँ पर पशु औषधालय होते हैं और वहाँ पर जो रहते हैं डॉक्टर्स उनको सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी बोलते हैं, AVFO बोलते हैं, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड अफसर रहते हैं वो। ओके। ये मतलब डिप्लोमा होल्डर रहते हैं ये। ओके। और इनके द्वारा गांव-गांव में घूम के टीकाकरण और उपचार काम किया जाता है जी। जो मतलब जानवर अपने नहीं ला सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ घर जाके भी हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है। AVFO इसके लिए कहीं पे अप्लाई करना पड़ता है या नहीं, डायरेक्ट वहाँ अस्पताल में आप संपर्क करेंगे तो वो हो जाता है। और एक मात्र मेरे ख्याल से हमारा विभाग पर ऐसा है कि जो कि पशुपालक के घर में जाके अपने सेवाएं देता है, चाहे टीकाकरण हो, चाहे उपचार हो, चाहे वो बधियाकरण काम हो, कोई भी जो काम हो तो हमारे विभाग के द्वारा पशुपालक के घर में जाके सेवा दी जाती है। यदि मान लीजिए मेरे यहाँ कोई पशु है, मैंने एक डॉग को लाया कि नया पपी लाया मैंने, तो मुझे टीकाकरण कराना है, तो उसके लिए भी आते हैं या कोई बीमारी, गंभीर बीमारी नहीं तभी विभाग के लोग आते हैं? नहीं, किसी के लिए भी आ सकते हैं। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हो, वहाँ पर नहीं ला सकते हो आप, ऐसी सुविधा नहीं कि अस्पताल लाने में असमर्थ हैं, तो वहाँ के डॉक्टर को आप रिक्वेस्ट करेंगे तो घर पे आके भी तो पहले मतलब हमको वहाँ चिकित्सालय जाना पड़ेगा और एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जी ऐसा ऐसा। जी। और एक बहुत गंभीर समस्या है आज के डेट में पशु क्रूरता की, एनिमल वायलेंस की। हम जो देख रहे हैं कि लोग गाड़ी में कुत्ते को बांध के घसीट रहे हैं, या कोई गाड़ी में से ही कुत्ते को दौड़ा रहा है, या कोई छत पर से फेंक दे रहा है, तो इसके लिए आपका विभाग क्या करता है सर? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जैसे इंसानों के प्रति जो क्रूरता होती है तो क्रूरता को रोकने के लिए अलग अलग कानून बने हुए, नियम बने हुए हैं। वैसे पशुओं के प्रति भी यदि कोई क्रूरता करता है तो उस क्रूरता का रोकथाम के लिए भी नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। 1960 का जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो उसकी जो धारा 11 है उसमें कुछ नियम बने हुए हैं कि जैसे आप अपने किसी पशु को आपने पाला हुआ है उसको आप खुला छोड़ देते हैं तो क्रूरता श्रेणी में आता है। यदि आप पशु पाले जरूर हैं लेकिन उसको आप मार रहे हैं, उसको भूखा रख रहे हैं, वो भी क्रूरता की तो वो भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भी आप जैसे किसी पशु को आप कई लोग आते हैं पत्थर मार देते हैं, लट्ठी मार देते हैं, चलते फिरते हैं जी, तो वो भी क्रूरता की श्रेणी में आता है वो। उसके अलावा मतलब और भी कई कानून बने हुए हैं। जैसे हम जू में घूमने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर में, तो कई लोग देखा कि आप वहाँ के जो पशु हैं उनको जबरदस्ती छेड़ते हैं, उनको कुछ भी खिलाते हैं, तो वो भी क्रूरता श्रेणी में आता है और इसके लिए भी सजा हो सकती है उनको। तो मैं अब सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी चिड़ियाघर में घूमने के लिए जाएं तो आप सिर्फ उसको देखें, न तो उसको चिढ़ाएं, न उसको मारें, न उसको कुछ खिलाएं। बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे आपने जो की बात कही कि जो जू रहते हैं बड़े बड़े, जिसमें आप कहीं ऐसे जाते तो ऐसा ना करें, जैसे आपने कहा कुछ खिलाए वगैरह ना, मगर वहीं बेचने के लिए भी लोग रहते कि ये मूंगफली दे दीजिए, ये बंदर है तो इसको खिला दीजिए, तो क्या वो भी अलाउड नहीं रहता? नहीं अलाउड नहीं रहता, क्योंकि वो जो चिड़ियाघर वाले हैं वो लोग अपना इनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं वो। और सर जी सर, इसके अलावा भी क्रूरता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पशुधन को हम लोग बेचने के लिए लेके जाते हैं बाहर, जो पशु व्यापारी रहते हैं, तो उसके लिए नियम बना हुआ है कि एक ट्रक में आप कितना ले आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जिस ट्रक की क्षमता 10 एनिमल्स की है और उसमें आपने 20 एनिमल ठूस दिए हो, तो वो क्रूरता श्रेणी में आता है। यदि ऐसा होता है कि हम एक आम जनमानस अगर देखता है कि उस ट्रक में ज्यादा है, तो इसके लिए वो किससे संपर्क कर सकता है कि शिकायत दर्ज करने के लिए? क्या कोई ऐसा नंबर वगैरह भी है या कुछ आप लोग का? उसके लिए निकट के पुलिस थाने में आप संपर्क कर सकते हैं और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। जी। और SC/ST वर्ग में आने वाले हितग्राहियों के लिए क्या क्या योजना है सर आपके विभाग की? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे विभाग की जो योजनाएं हैं वो सभी वर्ग के लिए है।
जैसे मैंने आपको बताया बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना है, तो बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना जो है वो सामान्य वर्ग के लिए भी है और SC/ST वर्ग के लिए भी है। उसमें ये है कि SC/ST वर्ग के लिए जो अनुदान है वो ज़्यादा है, वो 90% अनुदान है और सामान्य वर्ग के लिए 75% है जी। इसी प्रकार हमारे जो पशुपालक भाई जो शूकर पालन करते हैं जी। जो जनरली वो देशी नस्ल शूकर पालते हैं वो, तो उनकी नस्ल सुधार के लिए भी हमारे विभाग के द्वारा नर शूकर दिया जाता है, जो अच्छे नस्ल का नर शूकर होता है वो दिया जाता है वो जी। और उसके अलावा जो शूकर पालन व्यवसाय अपना चालू करना चाहते हैं उनके लिए भी योजना है, इसको शूकर त्रय योजना बोलते हैं, है ना, ट्राई योजना बोलते हैं। उसमें 2 फीमेल और 1 मेल उन्नत नस्ल का, तीनों उन्नत नस्ल रहते हैं, वो उनको दिए जाते हैं वो, उसमें 9,000 का अनुदान दिया जाता है। ये योजनाओं की जानकारी और कैसे ले सकता है जो हितग्राही है, यदि वो अपना नया व्यवसाय इस क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो कहीं आप लोग कैसे गाइड करते हैं या एजुकेट करते हैं उन लोगों को, कहीं ऐसी सुविधा है आपके वैसे तो हमारे विभाग के द्वारा गांव-गांव में हम लोग शिविर लगाते हैं, पशु चिकित्सा शिविर लगाते हैं, तो शिविर में भी जो हमारे विभाग की योजना है उस योजना के बारे में हम लोग पशुपालकों को जानकारी देते हैं। उसके अलावा भी यदि कोई अच्छा पशुपालक है जो और अच्छा कुछ करना चाहता है, तो हमारे जो भी पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे फील्ड में AVFO हो, चाहे अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे विभाग की जो भी योजना है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आपके विभाग द्वारा नस्ल का सुधार किया जाता है जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है, तो क्या जब से ये विभाग द्वारा जो ये मुहिम की गई है इसके बाद दूध बढ़ा है या बहुत ज़्यादा बढ़ा है या एक नॉर्मल रेंज से बढ़ा है? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। जी। पहले स्थिति ये थी कि हम लोग अमेरिका से दूध पाउडर मंगाते थे और उसको फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जो दूध की जो कमी होती थी उसकी पूर्ति करते थे। जी। लेकिन आज जो हमारा देश है वो अमेरिका से भी ज़्यादा दूध उत्पादन होता है हमारे देश में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन थोड़ा सा अभी कम हो रहा है। उसका मुख्य कारण यदि देखें तो ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में जो अच्छी दुधारू नस्ल की जो गाय या भैंस है उसकी कमी है, तो उसके लिए हमारे विभाग के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम उसका मिल रहा है। जी। हमने देखा है कि कई गाँव में जहाँ पर अच्छा काम हुआ है वहाँ पूरे गाँव की जो नस्ल है वो परिवर्तित हो गई है। जो देशी नस्ल की जो गाय है वहाँ पर साहिवाल या गिर नस्ल की जो गाय वहाँ पर संख्या उनकी बढ़ गई है, तो उस गांव का जो दूध उत्पादन जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। जी। और इसके साथ ही हमारे विभाग के द्वारा गांव में सांड वितरण किया जाता है, तो जो उन्नत नस्ल का सांड जहाँ जहाँ हम लोग गाँव में देते हैं, तो उस गांव जहाँ पर सप्लाई करते हैं उसके आसपास के गाँव में पूरा नस्ल जो है वो परिवर्तन हो जाता है और इससे दूध उत्पादन काफ़ी बढ़ा है इसमें। जो जैसा कि कई बार हम देखते हैं कि जो पशुपालक रहते हैं, बेसिकली जो दूध बेचने वाले रहते हैं, वो अपनी गायों में इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो क्या इससे आने वाले समय में जो गायों की नस्ल भी आ रही है, उनके जो बच्चे भी रहते हैं, तो उनमें कुछ कमियां पाई जा रही है इस वजह से, जो ऐसे अवैध तरीके से काम करते हैं? जो वैसे तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जी, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना बैन हो गया है। यदि कहीं लगाते हो कि पकड़ा गया तो उसको सजा हो सकती है ना जी। तो वो तो बैन हो गया है, लेकिन कई बार लोग चोरी छुपे उसका उपयोग करते हैं जी। तो जैसे हमको जानकारी मिलती है हम लोग कार्यवाही करते हैं वैसे उसके खिलाफ में जी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या दूध उत्पादन थोड़ी देर के लिए बढ़ जरूर जाता है जी, लेकिन उससे गाय को बहुत नुकसान होता है जी। उसके जो साइकिल है, हार्मोन साइकिल है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनमें भी खराबियां, उसके लिए भी मतलब परेशानी हो जाती है जी। और साथ ही साथ ये जो हार्मोन लगाते हैं वो उसके दूध के साथ भी कुछ मात्रा आती है जी, तो वो जो उसका कंजम्पशन भी ह्यूमन बीइंग जो करते हैं जी, तो उनको भी उससे नुकसान पहुंचता है। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई है और लोग खुद ही के घर में फार्मिंग कर रहे हैं, और दूध से भी यही एक लोगों को डर है कि दूध में मिलावट होती है, कलर मिलाए जाते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां भी रहती है और इसमें बहुत कुछ सच्चाइयां भी रहती है कि ये डेयरी वाला इसमें पानी मिला दे रहा है। पानी तक तो ठीक है, हमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि तरह तरह की चीजें मिला के दूध को गाढ़ा किया जा रहा है, दूध बेचा जा रहा है। तो और इससे जो इंसान है उनके ऊपर एक बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं, बुजुर्ग पीते हैं। तो इसके लिए क्या
आपका विभाग कुछ करता है या क्या एक्शंस लेता है आपका विभाग इसके लिए? वैसे जो दूध में यदि कोई मिलावट है जी। तो उसकी मिलावट के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का जो डेयरी विभाग है जी वो डेयरी विभाग वाले उसको चेक करते हैं। जी और जनरली छत्तीसगढ़ में मिलावट तो हो सकती है, पानी मिलावट, लेकिन जो केमिकल और जो यूरिया जो जैसे अन्य प्रांतों में होता है जी उस प्रकार की घटनाएं अपने राज्य में बहुत कम होती है वैसे। जी तो उसके चेक के लिए जो डेयरी विभाग है, डेयरी विभाग वाले उसको चेक करते हैं। वो चेक करके पता कर लेते हैं कि इसमें कुछ सिंथेटिक चीज़ मिली हुई है, कोई यूरिया मिला है ना, जी। उसकी चेक करते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, एक योजना है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये योजना लाई, तो उसमें नरवा गरवा और बाड़ी तो आपके विभाग से कनेक्ट नहीं करता, मगर जो गुरवा है वो आपके विभाग से कनेक्ट है, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें जो गरवा जो है वो गरवा हमारे विभाग से संबंधित है जी तो इसमें जो गौठान में जो भी पशुधन आते हैं जी उनका हम लोग उपचार करते हैं, वहाँ पर हम लोग बधियाकरण करते हैं, और जो भी टीकाकरण है टीकाकरण वहाँ हम करते हैं, और नस्ल सुधार के लिए हम कृत्रिम गर्भाधान का भी वहीं पर करते हैं। जी हाँ, तो मतलब हमारे विभाग से संबंधित जो भी योजना है, जैसे मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, डेयरी पालन है, जी तो ये पालन जो है गौठान के अंतर्गत किया जाता है। जी तो इसमें जो भी महिला स्व सहायता समूह होते हैं जी जो उससे जुड़े हुए होते हैं, जी तो उनकी आमदनी में इससे कारण वृद्धि हो रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गुरवा के साथ साथ जो इस विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उसका भी हम लोग संचालित वहाँ जी, करते हैं। और जब से ये योजना चालू हुई है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, जी तब से हमारे प्रदेश के दूध उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। जी लगभग 25% दूध उत्पादन हमारे प्रदेश का पिछले 3 सालों में बढ़ा है। जी। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना की वजह से। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका इंडियन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज़ चैनल को, और आप सभी को, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवरस जी। ऐसे ही हम और शख्सियतों को आपसे मिलने के लिए लाएंगे हमारे कार्यक्रम जानना ज़रूरी है में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।